चलिए, हेलो एवरीवन। आज हम आपका फोर्थ चैप्टर देख रहे हैं सर, जिसका नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। क्या नाम है बेटा? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। एंड साथ में इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो ये चैप्टर का मैंने रिवीजन वीडियो, यही मैं बहुत क्विकली क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, बिकॉज जो आपका दिसंबर 21 था अटेम्प्ट, उसमें ये चैप्टर से ईएमए पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। तो ये चैप्टर एज ऑन फॉर May 22 स्टूडेंट्स, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना रेलिवेंट है नहीं ईएमए वाला पार्ट, या ये चैप्टर का इससे बड़ा क्वेश्चन आने के इसमें, बिकॉज ये सेम चैप्टर पूछा हुआ है। बट नेवरदलेस हमें फिर भी प्रिपेयर करना है, बट थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना। ईएमए वाले पोर्शन को ऊपर ऊपर से देख लेना, क्योंकि वो लास्ट टाइम पूछे तो इस बार बहुत कम चांसेस है पूछने के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन। देखिए, इसमें तो दो टाइप के कॉस्ट कंट्रोल होता है, हमेशा समझना है। कॉस्ट कंट्रोल और एक कॉस्ट रिडक्शन। मैं कैसे याद करता था, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। पी क्यू आर आता है, यस सर, पी क्यू आर, हाँ सर। तो क्यू, तो रिडक्शन परमानेंट होता है, ध्यान देना, रिडक्शन परमानेंट होता है और कंट्रोल टेम्पररी होता है। ये सब डेफिनेशन सर आपकी यहाँ लिखी हुई है। देखिए, कॉस्ट रिडक्शन इट इज अ परमानेंट, ठीक है, वाइल दिस इज टेम्पररी। सी, पी के आर के बाद क्या आता है? पी आता है, तो उस रेशियो से याद हो गया ये। हाँ सर। दूसरा कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है पता है? कॉस्ट रिडक्शन में परमानेंट प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं अफेक्ट करते हो, लेकिन प्राइस कम करते हो, ठीक है। वही कॉस्ट कंट्रोल में आप शॉर्ट टर्म में भले क्वालिटी थोड़ी अफेक्ट हो जाए, ये चीज ध्यान देना, ठीक है, यही है वो पॉइंट। फिर दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन जो है ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज आप प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं लेकिन प्राइस कम करने पर गए। और कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, आप डायनेमिक नहीं है वो इतना ज्यादा, क्योंकि टेम्पररीली आपने एक ब्लैंकेट जैसा लगा दिया उसको, ठीक है। ये फुल डायनेमिक, ये वो, ये कंटिन्यूअस अप्रोच है, कंटिन्यूअस नहीं है। बस इतने पॉइंट्स भी इसके याद कर लिए तो बहुत है, ठीक है। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स याद हो गए। एक परमानेंट टेम्पररी वाला, परमानेंट वाला, दूसरा कंटिन्यूअस है, तीसरा डायनेमिक है। हाँ सर। अब एक और पॉइंट याद रख लेना, कॉस्ट रिडक्शन जो है ना, उसमें अपन फ्यूचर पे ज्यादा ध्यान देते कि फ्यूचर में प्रोडक्ट का कॉस्ट कम लगे। कहाँ लगे? फ्यूचर में कम लगे। वही इसमें अपन प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर देखते। क्या देखते हैं बेटा? सर प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर। क्या देखते हैं बेटा? प्रेजेंट एंड पास्ट बिहेवियर। ये समझा? हाँ सर, यहाँ तक का समझा। अब इसके बाद इसकी टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है, मैं टारगेट कॉस्टिंग आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है, ध्यान देना। टारगेट कॉस्टिंग के बारे में आपको बताया है। यूजुअली आप कैसे कॉस्टिंग करवाते हो सर? यूजुअली डे टू डे में हम कैसे कराते हैं, जो हमने बचपन से पढ़ा है, कि हम लोग पहले कॉस्ट निकालते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा, फिर लेबर, वेरिएबल, ओवरहेड्स, हाँ सर, एंड देन फिर एक कॉस्ट आता है एक्स, और फिर अपन मार्केट से देखते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है। हाँ सर। फिर अपन यहाँ पर क्या सोचते हैं, एक्स आने के बाद कि एक काम करो, मेरे को ना 25% प्रॉफिट चाहिए, तो फिर मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ। ये हो गया नॉर्मल मेथड। हाँ सर, यहाँ सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होती है। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस वर्क करते हैं, समझना, आप अपनी सेलिंग प्राइस खुद नहीं डिसाइड करते, मार्केट में क्या चल रही है। समझ लो, मार्केट में फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस चल रही है 100 रुपीज। हाँ सर। और आपके कंपनी ने ये डिसाइड किया कि हमको 20% प्रॉफिट कमाना है ऑन सेलिंग प्राइस। अब ये ध्यान देना, 20% ऑन एसपी लिखा है या 20% ऑन कॉस्ट लिखा है, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये ध्यान देना। हाँ सर। तो अगर 20% आपको सेलिंग प्राइस पे कमाना है, तो मतलब आपका कॉस्ट कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। हाँ सर। अब आप ये प्रोसेसेस लगाओगे कि आपकी वैल्यू और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी आके कॉस्ट 80 रुपीज हो जाए। मतलब सर अब आप कॉस्ट डिटरमाइन करोगे, उल्टा होता है। नॉर्मली क्या होता है, अपन खर्चा डिटरमाइन करते हैं, वहां से प्रॉफिट जाते हैं। इसमें पहले का सेल्स पता है, वहां से प्रॉफिट माइनस करो, खर्चा आया, उतना खर्चा चाहिए आपको। टारगेट कॉस्टिंग मतलब कॉस्टिंग को टारगेट करो, कितनी कॉस्ट होने वाली है। नेम सजेस्ट टारगेट कॉस्टिंग। हाँ सर। सर ये मतलब उल्टा होता है, एग्जैक्टली ये उल्टा होता है, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चर अप टू डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट डिटरमाइन करना है एट विच प्रपोज प्रोडक्ट विथ स्पेसिफाइड फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी। मैंने बोला ना, फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी मस्ट बी प्रोड्यूस। लेकिन एक चीज ध्यान देना, टारगेट कॉस्टिंग का ये मतलब नहीं है कॉस्ट कम करो, सॉरी 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 सॉरी, क्वालिटी कम करो, कॉस्ट नहीं, क्वालिटी कम करो। क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होती है, अपने डिटेल में पढ़ के आए हैं। इसीलिए ये चैप्टर बस एक बहुत बेसिक है, ये तो आपको पता ही है, सिर्फ टारगेट कॉस्टिंग का मतलब मैंने बता दिया। हाँ सर, वही चीज इधर लिखी हुई है, ठीक है, आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा। क्वेश्चन है बहुत ईजी, आराम से जम जाएगा। अभी टारगेट कॉस्टिंग की स्टेप्स है। देखो, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में लिखना, एक्चुअल स्टेप तो है। सबसे पहले समझो कि भाई रीऑर्गेनाइज करो अपना कल्चर और थिंकिंग एटीट्यूड। मैंने बोला सबसे पहले उल्टा सोचने के लिए ऑर्गेनाइज करो। हाँ सर, ऑर्गेनाइज कर लिया। सेकंड, बोला मार्केट रिक्वायरमेंट, क्योंकि मार्केट प्राइस पे, मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्केट में क्या क्या आएगा सर? सेल्स वैल्यू। हाँ सर, सर एक सेल्स वैल्यू आएगी। दूसरा, कितना वॉल्यूम चाहिए, उसी के बेसिस पे तो प्रॉफिट निकलेगा। हाँ सर, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट आ गया। फिर आपको टारगेट प्रॉफिट मार्जिन, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिश करो टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। ये तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारी कंपनी है। यस, हाँ सर।
अब टारगेट प्रॉफिट में से सेल्स, सॉरी जितना प्रॉफिट चाहिए सेल्स वैल्यू माइनस कर दी तो आपका क्या आ गया सर, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गया, या वो कॉस्ट आ गया जो आप चाहते हो। हाँ सर, डिटरमाइन द टारगेट कॉस्ट, यस सर। फिर अब टारगेट कॉस्ट के लिए अलग अलग टेक्निक्स लगाओ, एस्टेब्लिश बैलेंस करो, टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस करो। सॉरी, अब जब आप ये करोगे टारगेट कॉस्टिंग प्रोसेस तो आपको समझेगा सर एक नहीं दो तीन ऑप्शन आ रहे, चूजिंग अमंग द बेस्ट, चूजिंग अमंग द अल्टरनेटिव। ब्रेनस्टॉर्म करो, मतलब दिमाग लगाओ और एनालाइज करो अल्टरनेटिव्स को। उसके बाद ये छोड़ दो, ये वाला समझो। अब अल्टरनेटिव एनालाइज कर ले, अब आपने समझा कि ये बेस्ट एनालिटिक्स है, लेकिन ये वाले ऑप्शन में अपनी फॉर एग्जांपल टारगेट कॉस्टिंग 85 आ रही है, अपने को चाहिए 80, तो ये 5 रुपए गैप कैसे रिड्यूस करोगे, उसके लिए फिर वैल्यू चेन नॉन वैल्यू चेन एक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। हाँ सर। देन बट इन सब में ध्यान देना कि भाई आप कभी क्वालिटी मैनेजमेंट को फोकस चाहिए ऑन क्वालिटी, क्वालिटी कभी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यस सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों खर्च इसी में आएंगे, ये इसमें बस बढ़ाने के लिए ऐसा पॉइंट्स लिखे। तो कैसे, सबसे पहले सर टारगेट कॉस्टिंग में स्टेप्स क्या है सर, सबसे पहले ध्यान देंगे सर अभी तक हम सीधा करते थे, उल्टा करना है तो हमें रीओरिएंट करना है। उल्टा करने के बाद हमें मार्केट में कितने सेल्स है, कितनी वॉल्यूम्स है, कितना प्रॉफिट है वो डिटरमाइन करना है। हाँ सर, प्रॉफिट डिटरमाइन करने के बाद सर अब खर्चे डिटरमाइन करेंगे, अब खर्चों का एनालिसिस करेंगे मल्टीपल ऑप्शन से। फिर सर एक ऑप्शन आएगा, फिर चेक करेंगे कि उसमें और अपने इसमें ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि भाई डिफरेंस क्यों है, गैप क्यों है, गैप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों खर्चे आते हैं। एंड देन फाइनली अपन एक ऐसा करेंगे कि भाई क्वालिटी नहीं अफेक्ट हो। ठीक है, ये स्टेप्स है, सिंपल, ये टफ नहीं है चैप्टर, बहुत ईजी, इसलिए मैं फटाफट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके स्टडी मैट से करवा लेते हैं। फिर ये आप पढ़ोगे प्रिंसिपल प्रोज, ये बहुत ईजी है। ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग समझ रहे हो, इसमें टॉप डाउन ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हाँ सर, तो सबका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये थोड़ा रियलिस्टिक है। क्यों रियलिस्टिक है, बिकॉज मार्केट प्राइस मेरे हाथ में नहीं रहती बेटा, अभी तक जो पढ़ा है फाइनल लेवल तक, मतलब इंटर लेवल से अभी तक सब भूल जाओ, मार्केट प्राइस तुम्हारे हाथ में रहती ही नहीं है। मार्केट प्राइस कस्टमर ही डिटरमाइन करता है। एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये अपना कैलकुलेटर है, सबके पास है। हाँ सर, आज ये कैलकुलेटर 600-700 रुपए का, अगर ये कैलकुलेटर 3000-4000 का होगा तुम में से कोई खरीदेगा नहीं सर, केसों की जगह कोई और खरीदेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट प्राइस कस्टमर डिटरमाइन करता है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स एक दो लोग खरीदेंगे, बाकी लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, एकदम अनरियलिस्टिक प्राइसिंग नहीं करना, तो कस्टमर डिटरमाइन करते हुए रियलिस्टिक है। दूसरे पॉजिटिव अप्रोच है कॉस्ट के तरफ, क्योंकि आपके हाथ में जो आप वो चीज कंट्रोल कर रहे हो, तो एक पॉजिटिव अप्रोच है। हाँ सर, इसमें आप वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज करते हो। यस सर, ये उसके प्रोज हो गए। अब ऑफकोर्स कुछ तो इसके कॉन्स भी हो गए, हमेशा ध्यान देना। कॉन्स क्या है, देखो एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि पहली बार ऐसा कर रहे हो। यस, दूसरा काफी कस्टमर मतलब काफी ज्यादा लेंदी प्रोसेस है। हाँ सर, लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि हमें सारे कॉस्ट को मैटर करना है, ऐसा नहीं कि कॉस्ट से जा रहे सर, उल्टा आ रहे। पहले मार्केट की डिमांड समझो, एक स्टडी करो, एनालिसिस करो, कस्टमर क्या चाहता है ये समझो। हाँ सर, ठीक है। फिंगर पॉइंटिंग कर सकते हो वेरियस पार्ट में, जिसके कारण क्या होता है कि जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूँ यार तुम्हारी ये गलती है, तो शायद किसी जो 25 साल से वो डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उनको बुरा लगेगा, तो एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन डाउन होगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक प्रॉपर डिजाइन पे पहुंचना मुश्किल है, मैंने बोला ना ब्रेनस्टॉर्म करके एनालाइज करो, बोलने के लिए बहुत ईजी है बेटा, रियल लाइफ में बहुत तकलीफ होती है। तो क्यों, क्योंकि आज मेरे लिए बोलने को बहुत ईजी है, लेकिन अब तुम पढ़ रहे हो, अब तुमने 4-5 स्ट्रेटेजी सोच के फिर अभी जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो कर रहे होगे, बट पिछली 5 स्ट्रेटेजी में दिमाग तो लगाया। हाँ सर, वही प्रॉब्लम होता है। ये तो तुम अपने एक एक आदमी को संभालना, तुम सोचो हजारों लाखों को संभालना, तो कितनी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसीलिए ये एक अप्रोच ध्यान में रखना कि भाई पिन पॉइंट करना प्रॉब्लम हो जाती है इसमें, लेंदी प्रोसेस है सर। दूसरा इजी नहीं है, बोलना बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली बहुत एक प्रॉपर कंसेंस पे आना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यस सर, काफी डिटेल कॉस्ट डेटा चाहिए, जिसके लिए डिटेल सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आईटी इनेबल्ड सिस्टम्स चाहिए। हाँ सर, जैसे अभी गवर्नमेंट ने कोविड के लिए पता है कि इवेंट प्लेटफॉर्म निकाला था, ऑलवेज रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिकली, ये इवेंट प्लेटफॉर्म। इवेंट प्लेटफॉर्म क्या था पता है, इंडिजिनियसली डेवलप था इंडिया का, कितने पैसे लगे होंगे, काफी। अब क्या था ये प्लेटफॉर्म, मैं इस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इवेंट प्लेटफॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरफेस वाला, कोविड वाला। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड की वैक्सीन जो आ रही है वो मुंबई से जैसे नागपुर आ रही है, अभी के लिए समझो ट्रक से आ रही है, या आसपास की जगह ट्रक से जा रही है। हाँ सर, अब क्या होता है, समझ लो ट्रक कूल चाहिए, बिकॉज उनको एक स्पेसिफिक माइनस समथिंग टेम्परेचर चाहिए, ट्रक में कुछ गड़बड़ हो गई। अब ट्रक में कुछ गड़बड़ हो गई तो ना वो ट्रक वाले को फोन करो तो बोलता नहीं सर गाड़ी सही है, हम आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर टेम्परेचर थोड़ा भी फ्लक्चुएट हुआ तो वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाएगी। नाउ दिस इज द मेन इशू ना, अगर वैक्सीन की एफिकेसी कम हो गई तो जिसको दे रहे हो उसके लिए वो यूजेज ही नहीं है जो उसका यूजेज, और शायद पॉइजनस भी हो जाए। तो ये दो रीजन है। अब इसको कैसे सेव किया गवर्नमेंट ने, टेक्नोलॉजी का यूज किया। तो अब कौन सी वैक्सीन कौन से ट्रक में, कौन से लॉट में, कौन से
पोजीशन पे ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है बेटा, ये इंडिजीनियसली डेवलप हुआ है। इंडिजीनियस मतलब सर घर पे ही डेवलप हुआ है। अब समझो इतना बड़ा सिस्टम बनाने के लिए कितने पैसे लगे होंगे, उतने ही डाटा की रिक्वायरमेंट होती है आपको एट एनी पॉइंट। तो बहुत मुश्किल है बोलना, ठीक है, टारगेट कॉस्टिंग के प्रोस एंड कॉन्स। अब ये क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग का केस सिनेरियो, जो अपना पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये क्या बोलता क्वेश्चन में, एक बाइक बना रहे हैं, भले ही वो बाइक की टॉप स्पीड ज्यादा नहीं है 8 NM का 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और अराउंड पावर भी कम है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो पेट्रोल बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही है एवरेज बेसिकली। और करेंटली जो फ्यूल प्राइसेस है 120 आपके सिटी में कुछ होगा, तो उस बेसिस पे फ्यूल इकोनॉमी बहुत मैटर करती है। और ये काफी सस्ते में दे रहे, क्या दे रहे हैं ये, दे आर गिविंग इट एट अ क्वाइट अ सॉरी ठीक है, दे आर गिविंग इट एट क्वाइट अ चीप रेट, काफी चीप रेट में दे रहे हैं। हाँ सर, तो कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सबसे पहले इसमें, सर इतना सस्ता दे रहे तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं सर, कॉस्ट लीडरशिप, वेरी गुड, मैं सिर्फ चेक कर रहा था क्या लगाया, कॉस्ट लीडरशिप। ये देखो ये लिखा हुआ है, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट कॉस्ट लीडरशिप। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, सेम ही है। हाँ सर, अब जब आप ये केस स्टडी पढ़ोगे ना, इसमें कुछ इश्यूज है। इशू नंबर 1, एक तो आप इतनी सस्ती दे रहे हो, हाँ सर, तो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे होगे। दूसरा इशू यहाँ एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट को प्रॉब्लम देगी। तो तीसरा यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि डिजाइन ऑफ द बाइक इज एंटायरली न्यू। देखो नई बाइक है तो क्या होगा, अब समझना, इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट के रिस्पेक्ट में। मैं गाड़ी कहीं से भी लूँ, पहली 3 सर्विसिंग छोड़ दो जो फ्री रहती है मेरी शोरूम में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उसके बाद मैं मेरे लोकल मैकेनिक के पास ही जाता हूँ। हाँ सर, अब जो गाड़ी ज्यादा चल रही, मेरा लोकल मैकेनिक भी एक्सपर्ट वही गाड़ी में होगा ना, जैसे एक्टिवा, एक्सेस या ऐसे कोई। आप कोई नई गाड़ी लेके चले जाओ, वो शौक रहेगा कि कैसे, और जिसमें इसका डिजाइन तो और अलग है। तो जब डिजाइन अलग है तो स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल है, रिपेयर्स मिलना मुश्किल है। यस सर, तो ये पॉइंट आपको लिखना है। दूसरा, अब यहाँ लिखा हुआ एक जिंगारू जो बाइक है अपन ने बनाई है, एक ना फ्यूचर में टफ कंपटीशन इंटरनेशनली भी आ रहा, तो फ्यूचर कंपटीशन के लिए रेडी रहो। ठीक है, थोड़ा हैंग हो रहा था, फ्यूचर कंपटीशन के लिए आप रेडी रहो। ठीक है, यस सर, ये एक पॉइंट है। तो यही पॉइंट दिए हुए देखो, एनवायरमेंटल इश्यूज, हाँ सर, सेफ्टी इश्यूज, क्योंकि एक नई गाड़ी है उस पर लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर्विसिंग इशू, सर्विसिंग के साथ ही ड्यूरेबिलिटी आ जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, और ग्लोबल कॉम्पिटिशन। समझा ये केस स्टडी? हाँ सर, अब इसमें टारगेट कॉस्टिंग का कोई था नहीं, लॉजिकल था, बट यहाँ दिया हुआ है तो मान लेते हैं। हाँ सर, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया हुआ इम्पैक्ट ऑन टारगेट कॉस्टिंग। देखो टारगेट कॉस्टिंग के 2 इम्पैक्ट बदल दो प्रॉफिटेबिलिटी पे। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है थ्रू आउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब समझना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान देना। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ITSM में पढ़ के आओगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट ना पहले ऐसा रहता है, ऐसा होता है, एंड देन ऐसा जाता है। मतलब सर, मतलब जब वो ग्रो स्टार्टिंग में सबसे पहले उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज या एम्ब्रॉयनिक स्टेज। बेसिकली तब होता है जब प्रोडक्ट एकदम नया आया रहता है, एकदम मार्केट में ब्रांड न्यू रहता है, किसको कोई आइडिया नहीं होती है। फिर वो प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होती है, लोग यूज करते हैं, तो ग्रो करता है। हाँ सर, एंड देन फिर वो एक हाइट पे पहुंच जाता है जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। अब भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये अल्टीमेट पीक है। क्यों सर ऐसा होता है? बिकॉज उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हर प्रोडक्ट की एक टाइम लिमिट होती है। यस सर, बजाज बजाज स्कूटर्स मैं आपको बताता हूँ, 1996 97, या जब आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जब बजाज स्कूटर्स लॉन्च हुई थी, बजाज चेतक, अभी वाली नहीं, ईवी नहीं, ओरिजिनल चेतक की बात कर रहा हूँ, दी ओजी। जब ओजी चेतक आई थी ना, तब एक बहुत बड़ा ये था कि आप समझ रहे हो, बाइक स्कूटर्स के लिए साल साल 2 2 3 3 साल की वेटिंग लगती थी बजाज की। हाँ सर, क्यों? क्योंकि भाई वो अपने ग्रोथ पे था, फिर एक लेवल पे मैच्योरिटी आई, देन उसके बाद एक्टिवा ने मार्केट टेक ओवर किया, एक्टिवा, एक्सेस, मोपेड ने मार्केट टेक ओवर किया। अब क्या सिचुएशन है सर, अभी ईवी वाली गाड़ियां टेक ओवर कर रही है। तो दिस इज हाउ अ बिजनेस रन। वासुदेव श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने बोला हुआ है कि, क्या बोला हुआ है बताओ सर, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट इन नेचर। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये चीज ध्यान देना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये चीज हमेशा समझना। तो परिवर्तन मतलब चेंज, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, ठीक है। तो यही चीज इधर बोली हुई भगवत गीता में, यही चीज बताई हुई है, और वो सेम चीज इधर है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज आ जाएगी कि भाई जब हो गया भाई, अपने आप खुद की सोचो, जब आप बॉर्न होते हो तो आप कैसे होते हो, छोटे से, कुछ समझता नहीं, एकदम नींव। फिर आप टीनेज में आते हो, जब आप ग्रो करते रहते हो, तब बहुत सारी चीजें समझती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। देन आप एक मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच गए, 30 35, यू आर मैरिड, यू हैव अ फैमिली, एंड देन आफ्टर दैट यू आर लाइक यार अब बुढ़े हो रहे हैं, फिर थकना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे दैट्स इट, वो लाइफ का सर्कल है। मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन, यही प्रोडक्ट के साथ होता है। 4 स्टेजेस है। हाँ सर,
क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग कंटिन्यूस आपको बताता है, आपको हर पोजीशन पे पता है कि इंट्रोडक्शन में मेरे को क्या खर्च है, इंट्रोडक्शन में मेरा एडवर्टीजमेंट खर्चा बहुत ज्यादा है, ग्रोथ में भी मेरा एडवर्टीजमेंट खर्चा ज्यादा है, मैच्योरिटी पे मेरे को एडवर्टीजमेंट के लिए टाइम नहीं है, डिक्लाइन में भाई मेरा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट निकल जाए, तो मेरे को एग्जैक्ट कॉस्टिंग पता रहती है। समझ रहे हैं? हाँ सर, नीचे इधर बोली हुई है, ठीक है, ये चीज इन्होंने इधर एक्सप्लेन करी है। एंड प्रिसीजन ऑफ टारगेटिंग ऑफ द करेक्ट प्राइस, नेचुरली ये तो एक एडवांटेज है, ये है, ठीक है। बस इसके बाद ये वाला पार्ट सिंपल है, मोस्ट यूजफुल सिचुएशंस, ये आप खुद पढ़ लोगे। एंड देन देखिए कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, जो पिछला वाला क्वेश्चन पढ़ा ना केस स्टडी का, वही सारे कंपोनेंट्स है। ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव कैसे करेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे इंप्रूव करेंगे, फिर उसके बाद डिजाइन कैसे सुधारेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ बेटर, वो जो बाइक वाला एग्जांपल है उसी से इसको लिंक कर लेना। मैं फटाफट बता रहा हूँ, प्लीज इस चीज को थोड़ा सा आप समझो, ठीक है। ये मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली एक चीज समझना सर, कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग क्या होगी, क्या हम देखो एक मल्टीपल आपकी जो प्रोसेस है वो मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर बनाना है, तो पहले ये प्लास्टिक का बनाया होगा एक बड़े से इससे, फिर उसको काटा होगा, फिर इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स डालोगे, फिर बटन्स डालोगे, तो मल्टीपल प्रोसेस है। तो ये सारी प्रोसेस को पहले पार्ट्स में बांटो, फिर समझो क्या हम कोई पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं कम होनी चाहिए, सस्ता पार्ट लगाओ लेकिन क्वालिटी नहीं अफेक्ट हो। दूसरा ड्यूरेबिलिटी मेंटेन करो, यस सर। तीसरा क्या हम इसकी डिजाइन बेटर कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लुफ्तांजा। आई होप यू नो व्हाट आर लुफ्तांजा। लुफ्तांजा एक एयरप्लेन कंपनी है, ये बहुत वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी। नाउ लुफ्तांजा ने क्या किया, करोड़ों रुपए लगाए, करोड़ों अरबों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या रिसर्च करने के लिए सोच सकते हो सर? उन्होंने जो रिसर्च करी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद उनके जो फ्लाइट में जो फूड जाता है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपको समझ जाएगा। देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल से कोट करके रखोगे चीजें हमेशा याद रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। फ्लाइट में जो फूड जा रहा है ना, वो फूड की जो ट्रे है उसको सिर्फ 10 ग्राम सस्ता हल्का करा है, एक ऐसा मटेरियल बनाया जो फ्लाइट में उतने लेवल पे उतनी ड्यूरेबिलिटी दे रहा, लेकिन 10 ग्राम लाइटर है। सर 10 ग्राम से क्या हो रहा? एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। वो 10 ग्राम के कारण उनका साल का 1 बिलियन फ्यूल्स पे बच रहा है, क्योंकि अगर आपको पता है फ्लाइट में जितना वेट उतना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है, इसीलिए फ्लाइट में एक्सेस बैगेज चार्जेस लेते हैं। उन्होंने बस यही एक चीज के लिए लाखों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, उनके पूरे के पूरे 1 साल में निकल गए। समझ रहे हो? उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस बेटर करी, डिजाइन ही चेंज कर दिया फ्लाइट का, छोटी सी चीज लाखों चेंजेस कर। तो ये चीज आपको ध्यान देनी। अब आपको समझा कितना मुश्किल है टारगेट कॉस्टिंग एक्चुअली रियल लाइफ में लगाना। बुक्स में थ्योरेटिकली बहुत अलग होता है, रियल लाइफ में बहुत अलग होता है। बट ठीक है, चलो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बार्गेन, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एस्पेक्ट नाउ। बट हैव यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? यस सर ना, ठीक है। सप्लायर असिस्टेंस लो, तो ये आप खुद पढ़ लोगे तो आपको इजीली समझ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। देन सर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ना, इलस्ट्रेशन 2। अब सर आप लोग बोलोगे सर इलस्ट्रेशन 2 इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है ना। इलस्ट्रेशन 2 में ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मैंने उसमें बताया हुआ है कि लर्निंग कर्व का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते। फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर x b, ये क्वेश्चन है। नहीं सर ये फॉर्मूला नहीं है, y ax टू द पावर b क्वेश्चन, वेरी गुड, ये है लर्निंग कर्व का फॉर्मूला। हाँ सर, लर्निंग कर्व का सेम क्वेश्चन है, बहुत ईजी। आप लर्निंग कर्व अगर आपको आता है तो आपको ये जम जाएगा। मैंने लर्निंग कर्व 2 बार समझा, एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, एक बार एमटीपी में भी इस बार नया क्वेश्चन आया है। तो मेरी बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है मेरे को कि लर्निंग कर्व पे एक क्वेश्चन आएगा। प्लीज लर्निंग कर्व अच्छे से करके जाना प्लीज। इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन लर्निंग कर्व का है, कुछ भी नहीं, आपको लर्निंग कर्व के बेसिस पे यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आपको लर्निंग कर्व के बेसिस पे लेबर कॉस्ट निकालना है, देन फिर नॉर्मली प्रोसेस करनी है। फिर आप नॉर्मल प्रोसेस करोगे आपको समझ जाएगा, कुछ है नहीं। यस सर, ठीक है। देन ये क्वींस वाली केस स्टडी है, ये तो यार क्वींस वाली केस स्टडी तो नहीं भी करो तो भी चल जाएगा, कुछ काम की नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यू एनालिसिस 2 टाइप से होता है, ये मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। एक वैल्यू एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस। यस सर, वैल्यू एनालिसिस मतलब क्या होता है, जब आप एग्जिस्टिंग प्रोसेस में वैल्यू चेन एक्टिविटीज को सेग्रीगेट करते हैं उसको बोलते हैं वैल्यू एनालिसिस। बेसिकली कौन सी एक्टिविटी वैल्यू ला रही है, कौन सी नहीं ला रही है, ये हो गया नॉर्मल वैल्यू एनालिसिस। यस सर। अब सर फंक्शनल एनालिसिस क्या होता है, अब वैल्यू वाली एग्जिस्टिंग में, फंक्शनल वाले नए बिजनेसेस में, यही लिखा हुआ इधर देखिए, कॉस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ देखिए फंक्शनल एनालिसिस इज अप्लाइड टू द डिजाइन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फंक्शनल नया डिजाइन, खुद ही सोचो ना, नए डिजाइन पे अपन फंक्शन कर सकते हैं कि हाँ चल इसको ये वाला फंक्शन नहीं देते, लेकिन पुराने इसमें जो प्रोडक्ट है उसमें तो वैल्यू एनालिसिस ही करना पड़ेगा, कौन सा प्रोडक्ट इसमें वैल्यू डाल रहा है नहीं डाल रहा है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसा फॉर एग्जाम्पल
मेरा यही सेम कैलकुलेटर एक प्रोडक्ट है, हाँ सर। अब ये ऑलरेडी बन रहे, अभी रेगुलर चल रहे, हाँ सर। अभी मेरे को लग रहा है यार, एक एक्टिविटी है मेरा कैलकुलेटर पे जो पेंट होता है, इसको 12 घंटे लगते हैं सूखने को, तो 12 घंटे मेरा कैलसी ऐसे ही बैठा हुआ है यूजलेस, हाँ सर। तो मैंने क्या किया, मैंने डिजाइन करके ऐसा पेंट बनाया जो 12 घंटे की जगह 6 घंटे में सूख जाए। समझ रहे हो, 6 आवर्स बच गए, तो 6 आवर्स मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ, हाँ सर। मेरे 6 आवर्स यूनिट इन्वेंट्रीज रखने का खर्चा बच गया, हाँ सर। तो ये क्या होगा, ये वैल्यू चेन एक्टिविटी वाला हो गया। और फंक्शनल इसमें क्या होगा, मैं सेम कैलकुलेटर में नया फंक्शन डालने की सोच रहा। मैं क्या सोच रहा, एक काम करते, ऐसा कैलकुलेटर बनाते सीए स्टूडेंट्स के लिए कि ना, वो जब कैलसी में जैसे अगर नोट्स बनानी है तो वो बोलेगा तो कैलसी खुद ही नोट डाउन कर लेगा, या यूएसबी लगा के कॉपी कर लेना। ऐसा एक फंक्शन बनाते। अब सबसे पहले तो ये देखना क्या वो फंक्शन एक्चुअली जरूरी है क्या। चलो ये आप बोलोगे हाँ सर बेस्ट है सर, आप जो बोल रहे हैं ना हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसा माइक चालू करेंगे, हाँ बोल, और वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा, हाँ ये कर सकते हो। लेकिन फिर उसकी कॉस्टिंग कितनी आएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन लगा के साला कैलकुलेटर 50,000 का होगा, तो बोलेगे अरे 15,000 में हमारे ऑफिस के एक भैया को बुलाएंगे, वो सब लिख के दे देंगे। तो इज इट वर्थ इट और इज इट नॉट वर्थ इट, ये सब आप फंक्शनल एनालिसिस में चेक करोगे। समझ रही ये चीज, यस सर। फंक्शनल एनालिसिस में अगर कोई प्रोडक्ट में नया फंक्शन डालना है तो फंक्शनल एनालिसिस, और वैल्यू एनालिसिस में क्या करते हो सर, वैल्यू चेन एक्टिविटीज चेक करते हैं, ठीक है सिंपल। यस सर, नो रॉकेट साइंस। चलिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मैंने बहुत अच्छे से तभी एक्सप्लेन कर लिया, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ठीक है हाँ सर। ये देखिए सेम प्रोडक्ट बनाया था, प्रोडक्ट डेवलप हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद बेटा ग्रोथ हुई है, एंड देन मैच्योरिटी डिक्लाइन ओवर टाइम, हाँ सर। ठीक है, ये चीज़ अपन ने डिटेल में पढ़ी, आप एक बार खुद पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये सब आप देख लेना, इजी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जल्दी पता चलता है, या पढ़ लेना, ये मतलब एक्सप्लेनेशन पर्सपेक्टिव कुछ नहीं है इधर, सिर्फ बैठ के लर्न करना है जैसा है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ पीएलसी देखो सिंपल है यार, प्लानिंग टूल और कंट्रोल टूल जैसा यूज होता है, कोई बोलने की बात है क्या भाई, प्लानिंग करते हैं फ्यूचर में क्या होगा कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, हाँ सर। चलिए ये वाला इजी क्वेश्चन है, नहीं भी देखे तो भी चल जाएगा। इलस्ट्रेशन 4, अब ध्यान देना। Now, Light Limited is willing to include life cycle costing in its costing system. Life cycle costing डालना, life cycle costing हर एक प्रोडक्ट को पहले लाइफ साइकिल में बांटोगे, कौन से लाइफ साइकिल में, उससे उसकी कॉस्टिंग निकालोगे, यस सर, ठीक है। तो इन इट्स कॉस्टिंग सिस्टम, प्रोडक्ट डिफाइंस phases of the product as design, manufacturing, operation and end of life. Can you assist management accountant to list the type of cost which will significant incur under process? मतलब तो डिजाइन में क्या क्या प्रोसेस आएगी, डिजाइन में क्या क्या खर्च आएगी, खुद ही सोचना किसी प्रोडक्ट की। सर बहुत सिंपल है सर, सबसे पहले R&D टेस्टिंग ये सब डिजाइन में जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में, अरे सर ये कोई बोलने का था क्या, मैन्युफैक्चरिंग में कौन से खर्चे जाते हैं सर, लेबर, ओवरहेड, फिर अदर वेरिएबल कॉस्ट, स्क्रैप, इन्वेंट्री, सेटअप टाइम, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। नेक्स्ट सर ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस में क्या है ये चीज ध्यान देना, ऑपरेशन मतलब बिजनेस करने के लिए क्या क्या जरूरी है सर, सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट, हाँ सर। दूसरा फिर सर पोस्ट ऑफ प्रोडक्ट वारंटी क्लेम्स या पोस्ट सेल सर्विसेज, यस सर। देन एंड ऑफ लाइफ सर, लास्ट लास्ट में क्या बेटा, अब प्रोडक्ट खत्म हो गया, अब जो वेस्ट है स्क्रैप है उसको कलेक्ट करो, यस सर। अब प्रोडक्ट के लिए एक बहुत अच्छी पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंडिया 16, डिकमिशनिंग एक्सपेंसेस। याद है डिकमिशनिंग क्या होता है, डिकमिशनिंग एक्सपेंस एक बेसिकली जगह को आप यूज कर रहे हो या एक प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो, तो आपने उसके लिए कुछ खर्चा किया है, मशीन या दीवार थोड़ी काटी है, और जब वो प्रोडक्ट को निकाल रहे हो तो उसको ठीक करना, डिकमिशनिंग एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट डिकमिशन हो रहा है, या पीपी किट बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिकमिशन हो रहा है, तो डिकमिशनिंग एक्सपेंसेस। वही चारों पॉइंट है इधर। देखो आई नो मैं काफी फास्ट बोल रहा हूँ, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव द लिबर्टी टू यू नो टू फास्ट फॉरवर्ड और टू मूव बैक द वीडियो, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अपने इंपॉर्टेंट में कौन कौन से हो गए सर 2 हो गया, 4 हो गया, और इलू 4 भी हो गया, हाँ सर इलू 4 भी हो गया, 4.13, 4.21 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब एक पेरिटो एनालिसिस है बेटा, पेरिटो एनालिसिस समझो क्या होता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज 80:20 रूल। व्हाट इज 80:20 रूल, अब समझना। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, आपका 80% प्रॉफिट उन चीजों से आता है जो आपके इसमें 20% ही नंबर ऑफ यूनिट्स में, यही वहां मतलब है, देखिए वही बोल रहा है। तो Pareto showed that approximately 80% of the land in Italy was owned by 20% of the population। ये 80-20 रूल है, Pareto एक बंदा था उसने बोला था ऐसे। तो रियल लाइफ में Pareto का मतलब क्या होता है मैं आपको वही बता देता हूँ। Pareto का बहुत सिंपल मतलब है कि भाई एक चीज समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरी वेयर हाउस की शॉप, इस पे ध्यान देना, या फर्नीचर की शॉप है, एग्जाम्पल समझना सब चीजें समझ जाएगी, लेट मी बिल्ड दिस फॉर यू।
एग्जाम्पल की शॉप है, फर्नीचर की शॉप है, हाँ सर। मेरे फर्नीचर पे एक बेड है सर, ये कैसा बेड है? अरे समझो यार, ऐसा बेड है, ये 2 पहिए, अभी क्या समझो यार, ड्राइंग पे मत जाओ मेरी, ये बेड है। हाँ सर, ये बेड की प्राइस 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बेड पे 40,000 कमा रहा हूँ। अरे सर इतना प्रॉफिट मार्जिन, हाँ समझ के चलो, ठीक है, IKEA का बेड है, हाँ सर, मैं इस पे 40,000 कमा, ऐसे कितने बेड रखूंगा मैं सर? 1 या 2। छोटा फर्नीचर शॉप है, बहुत बड़ा है नहीं, यस सर। लेकिन समझो ये छोटे मोटे स्क्रू है, फेविकॉल है, हाँ सर, ये सब तो मैं हजारों रखूंगा, क्योंकि यार ये रेगुलर बिकते रेगुलर है, लेकिन स्क्रू या फेविकॉल एज इन बहुत छोटे प्रोडक्ट्स है, मैं बहुत रख सकता हूँ, हाँ सर। लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, मतलब अगर 100 रुपए का फेविकॉल है तो उसमें मैं 95 रुपीज तो कॉस्टिंग जा रही है, तो मैं 5 ही रुपए कमा रहा हूँ। सेम स्क्रू में यार 1000 स्क्रू बेच के कहीं मैं 200-300 रुपए कमाता, इतना कम प्रॉफिट है स्क्रू में। दिस इज योर 80-20 रूल, मतलब आपकी इन्वेंट्री में जो 20% सिर्फ एक प्रोडक्ट रखा हुआ है, ऐसा 80-20 इज नॉट अप्रोक्सीमेटली 80-20, इट इज सिंपल कि 80% पहले प्रोडक्ट है आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, सॉरी आपको 20% ही जो आपके टोटल इन्वेंट्री के प्रोडक्ट है वो 80% प्रॉफिट दे रहे, दिस इज द 80-20 रूल, दी कॉमनली नोन एज 80-20 रूल। अभी पैरेटो एक बंदा था इटली में, उसने प्रूव किया था कि इटली की 80% लैंड इज ओन बाय 20% पॉपुलेशन, इंडिया में भी काइंड ऑफ वही है, ठीक है, तो पता है, ठीक है। अब समझो 50,000, हाँ सर। अब मेरे को बताओ, यहाँ मेरे को 40,000 प्रॉफिट हो रहा, यहाँ अगर मेरे को फेविकॉल पे 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा, 80,000 लीटर 8,000 लीटर फेविकॉल बेचना पड़ेगा, जिंदगी भर में नहीं बिक रहा इतना फेविकॉल, ठीक है। सो आप ये चीज समझना, 80-20 रूल बेसिकली क्या बोलता है कि आपके कंपनी का 80% प्रॉफिट उन 20% चीजों से आएगा जो आपकी इन्वेंट्री की 20%, ऐसा 80-20 रूल हमेशा बोलता है, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, ठीक है। हाँ सर, सर इसका क्वेश्चन एक करेंगे अपन, स्टडी मैटर का क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट में, ठीक है, पैरेटो एनालिसिस। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, आप समझ लेना। अब सर आप में से काफी लोग बोलेंगे कि सर एक काम करो ना, एक बार EMA भी समझा दो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यस सर बेटा, EMA इस एग्जाम के लिए फॉर May 22 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं एक बार क्विक में बता देता हूँ। क्या हुआ था, मैं बिल्डअप आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। क्या हुआ था, एक शिप आ रही थी ऑयल लेके US में, क्या लिखा हुआ भी है आपके लिए, ये शायद वो हाँ, एक्सोन वेल्डेस ऑयल स्पिन मास 11 मिलियन, ठीक है, 1989 में। क्या होता है कि एक्सॉन वाल्डेस ऑयल कंपनी थी। अब क्या हुआ, वो शिप आ रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणवश शिप में ऑयल लीक होना शुरू हो गया। अब मैं आपको एक्चुअली बताऊं, ये इतना ज्यादा 11 मिलियन लगा खर्चा, एंड माइंडेड दिस इज 1989, आज के हिसाब से इन्फ्लेशन पे अगर आप समझो तो 300-400 मिलियन लगे डॉलर्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन रुपीज, आई एम टॉकिंग इन डॉलर्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। क्या हुआ था कि एक ऑयल कंपनी आ रही थी, उसका ऑयल लीक हो गया, वो ऑयल पूरे समुद्र में फैल गया, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, सर्च दिस ऑन यूट्यूब। ऑयल की एक लेयर बन गई थी पानी के ऊपर, नीचे के जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, आपको पता है ऑयल पानी के ऊपर रहता, उस चक्कर में ऑक्सीजन नीचे नहीं आ रहा था, डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था, जिस चक्कर में जो नीचे के एक्वेटिक प्लांट्स थे वो मर गए थे, एक्वेटिक एनिमल्स मर गए थे, टॉर्टोइज मर गए थे, इट वाज अ हॉरेंडस सीन। इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि वेव्स आती है, समुद्र है, हवा चलती रहती है, एक बाजू का एक आइलैंड पे भी पूरा ऑयल ऑयल हो गया था। तो इस चीज ने अमेरिकन ऑयल इंडस्ट्री, या टू बी स्पेसिफिक पूरे वर्ल्ड की ऑयल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। इसके बाद एनवायरमेंट पे इतना प्रोटेस्ट हुआ इस एक इंसिडेंट के बाद कि इवेंचुअली, और पता है आग लग गई थी, तो आप समझो समुद्र में आग लगी होगा ना, पानी में लग गई आग, उसका रियल लाइफ एग्जांपल था ये। अब इस बेसिकली एक्सीडेंट ने पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया था, ऑयल इंडस्ट्री, या पूरे वर्ल्ड में एनवायरमेंटलिस्ट केम टुगेदर, एंड दिस इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क केस। इसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, जो एपेक्स कोर्ट है अमेरिका का, उन्होंने ये क्लियर कट गाइडलाइंस दिए। आप ये चीज समझना, अमेरिका में कोर्ट सबसे ऊपर है, इंडिया जैसा नहीं हुआ, कोर्ट सबसे ऊपर है। तो अमेरिका ने एक गाइडलाइन दी है कि जो भी होगा एनवायरमेंट पे अलग सा कानून बनेगा, एंड उस पर वर्क होगा प्रॉपरली, जिसके कारण फिर डेक्लेरेशन हुए, रियो डेक्लेरेशन, काइटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। रिसेंटली 2 साल पहले नरेंद्र मोदी पेरिस में गए थे, उन्होंने एनवायरमेंट पे बोला है कि बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया वुड बी लार्जली सोलर ड्रिवन कंट्री। तो ये सब क्योंकि एनवायरमेंट पे ध्यान दें, और इसी की अकाउंटिंग को बोलते हैं EMA, जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो और आप एनवायरमेंट कॉस्ट डालते हो। सर एनवायरमेंट कॉस्ट क्या, चश्मा बनाने के लिए प्लास्टिक लगा, अब ये प्लास्टिक यूज हो गया, अब ये प्लास्टिक कुछ तो जलाने में भी खर्चा होगा, यस सर,
तो जितना यूज हुआ कितना जला, एनवायरमेंट कॉस्ट निकालने। आई नो इसको एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा जब एक क्वेश्चन आएगा स्टडी में, लेकिन ईएमए का पूरा मतलब समझा? हाँ सर, ईएमए क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? बिकॉज ईएमए दिसंबर 21 में पूछा, तो मई 22 वालों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आप उसके बाद जो लोग देख रहे हैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए ये चीज समझी? हाँ सर, एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन, मॉनिटरी फिजिकल इन्फॉर्मेशन और मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन दोनों में आपको ध्यान देना है। अब क्यों जरूरी है में, क्योंकि ये देखो, ये डॉक्टर डिट्स केस स्टडी ऑफ डिट्स एट एल है 1998 और रघुनाथन, ये केस स्टडी डिटेल में कभी पढ़ना टाइम मिले तो। ठीक है, बस वही चीजें इसमें बोली हुई, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया। हाँ, अगर याद रख सको तो याद रखना, एक्सॉन वॉल्डेस ऑयल स्पिल, सॉरी, एक्सॉन वॉल्डेस ऑयल स्पिल 1989 which fundamentally changed what today's environmental accounting is। ठीक है, नाउ आई नो ये थोड़ा बिल्डअप दिया था मैं, लेकिन ये जरूरी है, अब आपको याद रहेगा कि ईएमए से क्या लिंक होगा सर, ऑयल स्पिल वाला, समझा? हाँ सर। फिर इंटरनल एक्सटर्नल दो टाइप के एनवायरमेंटल कॉस्ट होते हैं, यही पूछा था यार आपका दिसंबर 21 में, इसीलिए ये चीज एक बार देख लेना, लेकिन जो चीज दिसंबर में पूछे वो वापस नहीं पूछने वाले, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, ये चारों कॉस्ट के बारे में भी आपको पूछा था दिसंबर 21 में, तो इस टॉपिक को अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। मई वालों तुम्हारे लिए, नवंबर वालों तुम्हें करना ही है, और स्ट्रेस मतलब तुम्हारे लिए मैं फिर से इसका वीडियो बना दूंगा नवंबर वालों के लिए। ठीक है, यहाँ तक का समझा? हाँ सर। फिर एनवायरमेंटल कॉस्ट आप पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं क्योंकि पूरे का पूरा पूछे। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है ध्यान देना इधर। हाँ सर, अब बताओ, ये ऊपर दिया हुआ है पैकिंग मटेरियल एसएक्स में कितना लगा, जेडएक्स में कितना लगा, और नीचे एनवायरमेंटल एक्टिविटीज दी हुई है। एनवायरमेंटल कॉस्टिंग में आप एनवायरमेंटल एक्टिविटीज मैंने बोला ना सेग्रीगेट करते हो। अब समझो, पैकिंग मटेरियल का जो खर्चा है, जो भी प्लास्टिक वास्टिक लगा, यस सर, अब पैकिंग मटेरियल का खर्चा किसके रिस्पेक्ट में सेग्रीगेट करोगे? सर पैकिंग मटेरियल के रिस्पेक्ट में, वेरी गुड। तो अगर मैं इसको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5, तो पैकिंग मटेरियल किस केस में सर? 1 केस में। 1 क्या है? 80:40, तो आप पैकिंग मटेरियल 8:4 में सेग्रीगेट करोगे, 8:4 केस में सेग्रीगेट करोगे। यस सर। सर सिमिलरली एनर्जी कॉस्ट सर, एनर्जी यूसेज के बेसिस पे। यस सर। सर फाइन्स फॉर टॉक्सिंग के लिए सर, टॉक्सिंग रिलीजेस के बेसिस पे। सर ऑपरेटिंग फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट सर, पॉल्यूशन कंट्रोल मशीन आर्स के बेसिस पे। सिंपल है ना यार, नाम देखना उस पर सेग्रीगेट करना, वही किया है। हाँ सर। फिर सर आप उन सब का टोटल करोगे तो आपका टोटल खर्चा आ जाएगा दोनों प्रोडक्ट का, ये देखिए टोटल खर्चा आ गया। हाँ सर, टोटल खर्चा आ गया। अब मेरे को बताओ टोटल खर्चा किसके बेसिस में बांटोगे? सर यूनिट्स कितने गए, तो बस ये वाला खर्चा 6 लाख यूनिट के लिए लगा, ये वाला 15 लाख के लिए, तो पर यूनिट खर्चा आ गया, तो पर केजी खर्चा आ गया आपका। हाँ सर, एनवायरमेंटल कॉस्ट, एंड दिस इज योर एनवायरमेंटल कॉस्ट। सर एवरेज एनवायरमेंटल कॉस्ट कैसे निकाला? अरे बेटा सिंपल है ना रे बाबा, ये दोनों का मल्टी मतलब ये 43360 प्लस 18240, यस सर एक सेकेंड, 43360 प्लस 18240, इतना खर्चा मेरे को टोटल 21 लाख यूनिट बनाने को लगा है, तो मेरा पर यूनिट खर्चा आ गया 0.2933। सिंपल एवरेज निकाला है, दिमाग नहीं लगाने का। हाँ सर, तो ये लिख देने का। तो बेसिकली अगर पूछे भी, मेरे को लगता भी नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछे तो चार चीजें, पर यूनिट लिखने का दोनों का, और एवरेज, पर यूनिट दोनों का प्लस एवरेज, तीनों चीजें लिख देने का। ठीक है, हाँ सर सिंपल। चलिए यहाँ अपना इलस्ट्रेशन 6 भी होता है। अब 4.48 की जो केस स्टडी है सीएनबी ऑयल वाली, नाउ दिस इज सिंपल यार, ये आप खुद पढ़ लेना, बट ये मत भी पढ़ो तो भी चलता, बिकॉज ये सेम ऑलमोस्ट ऐसी सेम केस स्टडी आपको इसी अटेम्प्ट में पूछी हुई है दिसंबर में, तो नहीं भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा। बेसिकली ऑयल कंपनी, उसको क्या क्या चीजें ध्यान रखने सर, वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा, देखो वही पॉइंट्स इधर बोले हुए। देखिए वेस्ट कम करो, वाटर मैनेजमेंट ठीक से करो, उसके अलावा एनर्जी ज्यादा मत यूटिलाइज करो, रॉ मटेरियल्स को ठीक से ध्यान दो। एक बार पढ़ लेना, सिंपल है, बहुत जनरल केस स्टडी, समझाने लायक कुछ है नहीं। देखो अभी जो चीज में ना टाइम नहीं डालना है उसमें नहीं डालना है। अब एग्जाम फिर पे, आज की 18-19 तारीख है, 4 दिन बाद पेपर है, चुपचाप जितना एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है उतना ही पढ़ो। समझ रहा क्या? हाँ सर। चलिए देन के बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन 1 क्या है? कैलकुलेट द करेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट। पहले करंट कॉस्ट बोला है। हाँ सर, बेटा करंट कॉस्ट कितना सिंपल है रे, 20 प्लस 10 प्लस 150 प्लस 30, सबका टोटल कर दो। हाँ सर, टोटल आ गया। अब ये टोटल कॉस्ट कितने यूनिट में, द कंपनी प्रोड्यूसेस 10,000, कितने 10,000, तो ये पूरे कॉस्ट को 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो टोटल कितना आता है पता है? 20 प्लस 10 प्लस 1.5 प्लस 30,
तो 1,00,000 ना, 61,50,000, और इसको आप डिवाइड कर दोगे 10,000 से, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट आ गया 615। सिंपल। हाँ सर, हाँ सर, आपने क्या किया, सबका टोटल क्या उसको 10,000 से डिवाइड करते हैं। यस सर। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया होगा, कुछ लोग पूछते हैं ना सर, इंस्टीट्यूट का अपना मेथड अलग है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एक एक को पहले डिवाइड किया। इसको 10,000 से डिवाइड करके 200 लिखा, इसको 10,000 से 100, इसको 115, इसको 15 लिखा, फिर इसको 30 लिखा, ऐसा टोटल क्या। अरे मेरे को बताओ, वैसा करो या ऐसा करो, आंसर सेम ही आना है। यस सर, ये 300 है। वैसा करो ऐसा करो, आंसर सेम ही आना है। तो अपन ने शॉर्टकट में कर लिया। यस सर, समझा ये चीज। हाँ सर, चलिए ये वाला पार्ट हो गया। हाँ, ये वाला पार्ट हो गया। हाँ सर, ये वाला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट पे ध्यान दें। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या बोल रहे हैं, इस चीज पे ध्यान दें। फिर इसके बाद करंट कॉस्ट अगेन, प्रॉफिट कैसे निकालोगे सर। यहाँ सेलिंग प्राइस दी हुई 750, तो प्रॉफिट विल बी 750 माइनस 615, दैट इज 135 पर यूनिट का प्रॉफिट हो गया। सिंपल। हाँ सर, पहला क्वेश्चन क्या बोला आपका, प्रॉफिट पर यूनिट, आइडेंटिफाई द नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। इतने बार बोला बेटा, मशीन सेटअप हमेशा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी रहती है। बाकी सब काम के मशीन सेटअप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, आपने आइडेंटिफाई कर ली नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। यस सर, बस वही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या बोला, कैलकुलेट द न्यू टारगेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द सेल प्राइस 675। अभी ध्यान देना, इस चीज पे ध्यान देना, सेल प्राइस 675 है, अगर प्रॉफिट पर यूनिट मेंटेन रखना है। सर ऊपर प्रॉफिट पर यूनिट कितना आया था सर जी, सर जी प्रॉफिट आया था 135। हाँ सर, ये क्या बोल रहा है कि यार देख, ये क्या बोल रहा है कि भाई मुझे सेल प्राइस 675 फिक्स हो गई मार्केट में। हाँ सर, कुछ कारणवश 675 फिक्स हो गई, मुझे प्रॉफिट उतना ही मेंटेन करना है, माइनस 135। तो अब मैं 540 से ऊपर प्रोडक्ट बेच पाऊंगा क्या, नहीं सर। कैसे किया ये, 675 मार्केट प्राइस हो गई, 135 मेरा पुराना कॉस्ट है, सॉरी 135 पुरानी प्रॉफिट है, उतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ गया टारगेट कॉस्टिंग। यस सर, देखा उल्टा जाना पड़ता है। यस सर, आ गया टारगेट कॉस्टिंग। यस सर, वही बोला हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट 135, रिकमेंडेड व्हाट स्ट्रेटेजी स्टोरवेल इंडस्ट्री शुड अडॉप्ट टू अटेन द टारगेट कॉस्ट कैलकुलेटेड। अब इसके लिए मेथड क्या है, ऐसे के लिए एक एक जो एक्टिविटी है ना उसमें देखो। अब समझो, बजटेड था 5 लाख, हाँ सर, एक्चुअली लगा 5,20,000। यस सर, अब समझो, इसको हटाओ, मुझे बताओ 5,20,000 रुपए 20 लाख का खर्चा, 5,20,000 स्क्वायर फीट का खर्चा 20 लाख है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 5,20,000। यस सर, उसका रेट आता है अराउंड 3.85। हाँ सर, अब मुझे बताओ 3.85 पर जो भी रेट है पर स्क्वायर फीट रेट है, एक्चुअल रेट है। यस सर, अगर आप वो उतना ही, अगर आप बजट के हिसाब से काम करते, जो आपने 20,000 ज्यादा लगाया, अगर आप ज्यादा नहीं लगाते तो आपके 20,000 का बच जाता, तो बेसिकली आपका 76,924 बच जाते, क्योंकि 20,000 ज्यादा लगे ना। हाँ सर, पर यूनिट निकालो, 20,000 जो ज्यादा लगे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ आपका 76,924 सेव हो जाता, जो कि टोटल 10,000 के लिए कितना सेव होता, 7.692 पर यूनिट। हाँ सर, यस सर, ऐसे आप समझो, आपको एक एक प्रोसेस को सेग्रीगेट करना है, आपको एक एक प्रोसेस को सेग्रीगेट करना है। यस सर, कि जैसे मटेरियल वाला चेंज कर दिया, फिर डायरेक्ट लेबर भी वैसे ही सेग्रीगेट करोगे। जैसे 1 लाख के लिए 10 लाख खर्च है, तो 10 रुपए, तो आपके 10,000 इसमें बच जाते, मतलब पर यूनिट वो 10 रुपए 1 रुपए बच जाता। समझ रहा क्या, ऐसे एक एक चीजें आपको सेग्रीगेट करके सेव करनी है। यस सर, 10 रुपीज पर यूनिट सेव हो जाता लेबर में, तो ये 7.2 प्लस 10, ऐसे एक एक सेव करनी है। मशीन आवर्स, अब पूरा सेटअप में एक्चुअली कोई टाइम ही नहीं लगा, तो सेटअप में नहीं आएगा, लेकिन सर मैकेनिकल असेंबली में आ जाएगा। देखो, सॉरी, मैकेनिकल असेंबली, पता नहीं लैग क्यों कर रहा है आज, मैकेनिकल असेंबली में भी नहीं आएगा, तो आपके सिर्फ ये दोनों खर्चे आएंगे। यस सर, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको एक और चीज कोट करनी है, कि ट्राई करना कि ये जो मशीन सेटअप टाइम है आप हटा सको, लेकिन ध्यान देना कभी कभी ऐसा होता है कि क्वालिटी नहीं डिग्रेड होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये पॉइंट बोला है कि भले आप टारगेट कॉस्टिंग लगाओ, दुनिया की कोई भी कॉस्टिंग लगाओ, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एससीएमपी ये सब्जेक्ट में कभी भी आपको एक चीज ध्यान देनी है कि क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। यस सर, तो क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। हाँ सर, एक सेकेंड, ये बंद ही हो गया। सॉरी, वो बीच में बंद हो गया था, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक का समझा। हाँ सर, देन इसके बाद कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 हो गया सर, 3 पे ध्यान देते हैं। अब 3 है पैरेटो एनालिसिस पे। अब ध्यान देना 3 पे क्या हो रहा है, यूजिंग द अबाउट डेटा कैरी आउट पैरेटो एनालिसिस 80-20 रूल ऑफ टोटल पार्ट्स। पहले बोला हुआ है टोटल पार्ट्स,
अब इसमें करते कैसा है, एक चीज समझना, मैं इसको यहाँ टोटल पार्ट्स बोले इसलिए टोटल पार्ट्स कॉपी तो यहाँ पेस्ट कर, ठीक है। हाँ सर, अब टोटल 85 है। हाँ सर, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा दिख रहा सर? सबसे बड़ा पार्ट ये दिख रहा, तो पहली पोजीशन उसको मिलेंगी। हाँ, तो नंबर ऑफ आइटम्स कितने सर? 30 है। अब मुझे बताओ 30 डिवाइडेड बाय 85 कितना परसेंटेज है ये सर? ये ले रहा 35%। हाँ सर, 35.29%। क्यूमुलेटिवली कितना परसेंट ले रहा है सर? उतना ही ले रहा है, 35.29। सर क्यूमुलेटिव क्यों निकालते? क्योंकि जहां 80 हुआ मेरे को वहां रुकना है, ध्यान देना इस चीज। यस सर, जहां 80 हुआ मेरे को वहां रुकना है। मतलब इस केस में तो नहीं, लेकिन एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से यहाँ तो मेरे को पूरा निकालना है, एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से वहां रुकना है। देन सर 20, अब 20 85 का कितना परसेंट है सर? सर 23.53%। यस सर। अब मुझे बताओ टोटल कितना होगा? 50 ये दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 85, तो क्यूमुलेटिव कितना परसेंट है सर? 58.88। सर इसको इन दोनों का टोटल भी करके कर सकते हैं। हाँ सर, वैसा भी कर सकते, 35.29 प्लस 23.53, वैसा भी आप कर सकते हो। एनीवेज दोनों इससे आंसर सेम ही आएगा। यस सर। देन फिर ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। देन 17 के लिए भी आप सेम करोगे। देन 17 के बाद 8 6 4। हाँ सर, ऐसे एक एक के लिए ऐसे लिख के सॉल्व करोगे। यस सर, वो हो गया पैरेटो एनालिसिस। हाँ सर, पहली बात का। यस सर, यूजिंग द अबव कैरी आउट पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस पे टेबल बना दो, ठीक है। नेक्स्ट, use the same data to carry out the second level Pareto analysis in depth on the type of services with respect to motors only। मोटर की सर्विसेज के रिस्पेक्ट में, मतलब अरे मतलब वापिस एक पैरेटो बनाओगे, सबसे पहले 16 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर सॉरी 16 9 3 2, सेम पैरेटो बनाओगे। मतलब यही सेम चीज अब आप 16 9 और 3 2 के रिस्पेक्ट में करोगे। टोटल कितना होता है? 16 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 30। ठीक है, टोटल 30 हो गया। तो 16 डिवाइडेड बाय 30, 53% पहला वाला, 9 डिवाइडेड बाय 30 इज 30% नेक्स्ट वाला, then 3 divided by 30 is 10% अगला वाला, and then 2 divided by 30 is 6.67%। और क्यूमुलेटिव लिखना सिंपल, ठीक है। मैं सिर्फ फटाफट एक्सप्लेन कर दिया। हाँ सर, अब अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है जो काफी स्टूडेंट्स को टफ जाता है, दैट इज गिव योर रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन इन 1 and 2 अबव। अब यहाँ रिकमेंडेशन पे ध्यान देना। अब रिकमेंडेशन समझो। पैरेटो एनालिसिस को सबसे पहले एक्सप्लेन करना, 80-20 रूल होता है कि 80% प्रॉफिट 20%। यस सर, देन ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है। ये मैं बिल्डअप कर रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में करना है ये बिल्डअप। हाँ सर, देन आपको ध्यान देना। अब ध्यान देना 80-20 रूल को यहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे इस चीज को, तो आपके जो पहले दोनों है ना, दैट इज मोटर और ट्रिमर, ये अराउंड आपके 50% है। हाँ सर, 50% है। यस सर, बस आपको वही ध्यान देना कि 80-20 रूल है, इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा मैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमा के देंगे। यस सर, बस सिर्फ ये थेरोटिकल है, सिर्फ 80-20 के बारे में इन्होंने डिटेल में इसके बारे में क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉफिट के रुपीज नहीं दिए हुए। ठीक है, यहाँ आपको ये नहीं दिया हुआ कि कौन सा कितना प्रॉफिट कमा के देना, आपको सिर्फ टोटल दिया हुआ है। तो आप उसके बेसिस बता सकते हो कि आपको ज्यादा ध्यान देना है किन प्रोडक्ट पे जो आपके ज्यादा प्रॉफिट ला के देंगे। 80-20 रूल। यस सर, ठीक है, सिंपल। हाँ सर, चलो नेक्स्ट। देन के बाद कौन सा क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट? 1 3 हो गया, 6 और 8। अब 6 वाला देखते हैं। 6 क्या है? अब 6 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 वाले में थोड़ा दिमाग लगेगा, तो मैं 6 वाला आपको यहाँ से एक्सप्लेन। ठीक है, 6 वाले में बोला हुआ है कि टोटल कंट्रीब्यूशन बताओ ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ध्यान देना, रिमेनिंग 2 स्टेजेस कौन सी दो लास्ट स्टेज होती है सर? सर एक मैच्योरिटी होती है और उसके बाद डिक्लाइन होती है, क्योंकि पहली तो इंट्रोडक्शन और ग्रोथ होती है। यस सर, तो लास्ट दो। अब समझो, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी मतलब उस टाइम पे सेल्स सबसे ज्यादा होगी, ये तो पता है। मैच्योरिटी मतलब उस टाइम पे सेल्स मेरी पीक पे होगी। यस सर, तो ये वाला मेरा पीक वाला है, मतलब वीक 31 to 70 ये जो मेरा, ये मेरा मैच्योरिटी स्टेज है। हाँ सर, देखो यहाँ मैं ग्रो कर रहा हूँ, यहाँ मैं इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बाद मैं ग्रो करा, यहाँ तक ग्रो किया, ये मेरी मैच्योरिटी स्टेज है। इसके बाद देखो मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, तो ये चीज समझी? यस सर, तो मेरी मैच्योरिटी स्टेज मेरे को पता चल गई। अब वीक्स 31 to 70 मतलब 40 हफ्ते। हाँ सर, 40 हफ्ते, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा। हाँ सर, अब ये क्या बोल रहे, क्यूमुलेटिव सेल्स यूनिट्स, क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है इस वर्ड पे ध्यान देना, क्यूमुलेटिव।
मतलब टोटल सेल्स। प्लीज प्रभु क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है, इंडिविजुअल सेल्स नहीं लिखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। इसका मतलब क्या है, 0 से लेकर 2200 यूनिट्स तक मेरी सेलिंग प्राइस 750 है। और सर आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, आपको हाई R&D खर्चा लगा, आपको वो निकालना है, तो इनिशियली सेल प्राइस थोड़ी ज्यादा होगी। फिर 2201 से 7700, मतलब क्या हुआ, अगले 2200 के बाद जो आप यूनिट कर रहे हो। प्लीज इसका ये मतलब मत निकालना कि अगर कोई बंदा 2200 या 7700 से ज्यादा उसके बीच में यूनिट बेच रहा तो ही। हाँ, 2201 से लेकर आप 7700, मतलब ये जो 5500 यूनिट्स है, ये यूनिट आप 600 रुपए में बेचोगे। और एग्जाम्पल अगर कोई आपको बोलता है कि तूने 7700 यूनिट बेच दिए, तो उसका मतलब क्या होगा पता है, पहले 2200 यूनिट तो मैं बेचूंगा 750 रुपए पे, और उसके बाद के 5500 यूनिट्स में बेचूंगा 600 रुपीज पे। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, दीज आर क्यूमुलेटिव। इसलिए मैंने क्यूमुलेटिव वर्ड पे बहुत हाईलाइट किया है। अगर इंस्टीट्यूट घुमाना चाहे तो क्यूमुलेटिव वर्ड हटा देगा, सिर्फ सेल्स लिखेगा। तब आपको ये करना है कि अच्छा अगर मैं इतनी सेल्स करूंगा तो ये सेलिंग प्राइस है, वो तब लगाना। प्लीज प्रभु अगर क्यूमुलेटिव दिया तो ऐसा मत करना, आते हुए क्वेश्चन में मैटर हो जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगी प्लीज। ठीक है, यस सर, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा वो होगा, समझा? हाँ सर, वो चीज नहीं होगी सर। नेक्स्ट, देन 7701 से 15950। अब सर उसका हमें क्या काम है, अब मैं उसका आपको काम बता। वीक 1 to 10, 10 हफ्ते, पर वीक 20 यूनिट्स है, तो टोटल सेल्स यहाँ 2200 हुई होगी। यस सर। सिमिलरली पे क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के लिए 10 वीक्स का गैप दिया हुआ है, तो अगले 10 वीक्स में 5500, उसके 10 वीक्स में 8250। हाँ सर, इन तीनों का टोटल करो, 2200 प्लस 5500 प्लस 8250, 15950 यूनिट्स अभी तक सेल हो गई है। अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लिए आईसीआई ने बहुत ही इजी दे दिया कि यहाँ भी 15985 है, नहीं तो इंस्टीट्यूट क्या करता, यहाँ अलग प्राइस लिखता। अगर समझ लो इंस्टीट्यूट यहाँ 15, समझ लो 16000 लिख देता फॉर एग्जाम्पल। हाँ सर, और यहाँ पर वो 16001 से करता, तो अपन क्या करते पता है, अब उसके बाद ये जो 11, ये देखो 31 से 70, मतलब 40 हफ्ते, 40 हफ्ते इंटू हर हफ्ते में 1100 यूनिट्स गए, तो यहाँ टोटल 44,000 यूनिट्स जाएंगे। हाँ सर, यहाँ टोटल 44,000 यूनिट्स जाएंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ टोटल 44,000 यूनिट, 44,000 यूनिट्स जाएंगे। हाँ सर, यहाँ टोटल 44,000 यूनिट्स जाएंगे। अब एक चीज का ध्यान देना, अब वो तो इंस्टीट्यूट ने सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ 15950 इधर आ गया और इधर भी 15950, नहीं तो आईसीआई क्या कर रहा होता पता है क्या, इधर 16,000 करता, तो आपको दिमाग लगाना कि पहले जो 50 यूनिट है वो मेरे 525 में बिकेंगे, उसके बाद के यूनिट फिर 450 में बिकेंगे। ये चीज समझी क्या? ये तो इंस्टीट्यूट ने सिंप्लीफाई कर दिया, मेरा काम है आपको एग्जाम के लिए रेडी करना। ठीक है, आईसीआई ने सिंप्लीफाई किया, उनको छोड़ो, समझा? हाँ सर। सॉरी। ठीक है, ये चीज समझी? हाँ सर, ये वाला पार्ट समझा, सिंपल। हाँ सर, चलो ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब अपन अगले पार्ट पे जाते, ठीक है। तो ये जो है 31 से 70, ये जो 40 हफ्ते, इसमें कितने यूनिट्स लगेंगे आपके, प्राइसिंग क्या होगी बताओ, सेलिंग प्राइस। सर सेलिंग प्राइस के लिए सोचो, अभी अभी अपन 15950 है, यस सर, वहां पर 44,000 यूनिट ऐड कर दो, तो 59,950, 59,950। हाँ सर, अब लकीली वो 59,950 इधर से मैच कर गया, लकीली। इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, नहीं होता बीच में, अगर ये इधर 50,000 होता तो अपने को करना पड़ता कि पहले 50,000 यूनिट का सेलिंग प्राइस होता, मतलब 15 से 50,000 तक का 450, उसके बाद ये वाला सेलिंग प्राइस। एग्जाम के लिए समझ रहे हो, इस क्वेश्चन में तो ठीक है यार, 15,950 है तो 59,000, तो 15,000 से 15,950 का सेलिंग प्राइस 450 है, तो अपना सेलिंग प्राइस तो फिक्स हो गया 450। यस सर, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट में यही चीज कर रहे जो मैं बोल रहा, वही इंस्टीट्यूट ने किया। अब यहाँ उन्होंने क्यूमुलेटिव की जगह ये लिख दिया फर्स्ट 2200, पहले 2200, बाद में 13,750, टोटल कितना हो गया, नेक्स्ट लिखा हुआ है 13,750, यस सर, प्लस 13,750, दैट इज यहाँ 15,950 हो गया। हाँ सर, देन नेक्स्ट 22,000 एंड नेक्स्ट 22,000। इंस्टीट्यूट ने बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए 22 में स्प्लिट कर दिया ताकि आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अपने को 44,000 यूनिट्स चाहिए ग्रोथ के लिए। हाँ सर, मैच्योरिटी के लिए, और वही 44,000 को 22 में स्प्लिट कर दिया, तो पहले 22,000 के लिए कॉस्ट लगेगा 225,
ठीक है, बात के लिए 188, तो कॉस्ट भी आ गया। हाँ सर, तो पहले क्या हो गया, अपना कॉस्ट कितना हो गया, पहले 22,000 के लिए सर कॉस्ट हो गया 225। सेलिंग प्राइस सर कितनी है, वो तो सिंप्लीफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने 450 कर दी है। यस सर, और अगले जो 22,000 है उसके लिए कॉस्ट चेंज हो गया 188। हाँ सर, बस इससे आपका वो आ गया 450 माइनस 225, दैट इज 225 262। हाँ सर, सर लेकिन अपने को दो स्टेज का निकालना है, इसके बाद डिक्लाइन स्टेज है। अब डिक्लाइन स्टेज में लकीली इंस्टीट्यूट ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, 59,951 एंड अबव, मतलब पूरी डिक्लाइन स्टेज की सेल्स होगी 300। तो बस इन सबको 300 300 300, हफ्ते देखो 10, 8800 सेम 10, तो इन सब का टोटल करना, इंटू 10 करना, और उसको इंटू जो आपका सेलिंग प्राइस है 300। हाँ सर, और कॉस्ट कितना, अब इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट के लिए भी दिमाग नहीं लगा, 225 ही डाल दिया। तो मैच डिक्लाइन पे तो सिंपल है, 300 सेलिंग प्राइस होगी और 225 सेल्स होगा, तो 75 का प्रॉफिट होगा, इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स तो मल्टीप्लाई कर लोगे। यस सर, यहाँ कितने यूनिट्स आएंगे सर, 71 से लेकर 110 तक, क्योंकि टोटल यूनिट्स आई गेस उतने ही है। हाँ सर, 71 से 110, 110 तो 40 यूनिट। हाँ सर, और 40 इंटू सेलिंग प्राइस 75 है, तो अराउंड 30, 40 इंटू 75। हाँ सर, नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट एंड सोल्ड वही लिखा हुआ है ना, 880 प्लस 660 प्लस 440 प्लस 220। हाँ सर, 2200 इंटू 10, सॉरी 22,000 यूनिट्स आएंगे, इन सब का टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। हाँ सर, और 22,000 यूनिट्स पे आपने 75 कमाया, तो टोटल 16,50,000 आपने डिक्लाइन स्टेज में कमाया। मैं कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। तो टोटल आपने 16,50,000 रुपीज डिक्लाइनिंग स्टेज में कमाया। यस सर, एक बार फिर से, थोड़ा टफ क्वेश्चन था इसीलिए इसको एक बार फिर से समझाते हैं। ध्यान देना, मैं आपको सीधा सॉल्यूशन से बता रहा हूँ। सॉल्यूशन कहाँ है इसका, यस ये रहा ना। चलिए ध्यान दो, ये देखिए 31 से 50, 51 से 70। सर सेग्रीगेट इंस्टीट्यूट ने क्यों किया, क्योंकि बीच में कॉस्ट चेंज हो रहा है। तो देखो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो अपन ने भी निकाल लिए थे। हाँ सर, सेलिंग प्राइस भी आ गई थी। अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट समझा 225 क्यों आया, ये देखिए यहाँ इंस्टीट्यूट ने वर्किंग दी हुई है, इनको छोड़ो यार, तुम समझो 225 और 188 क्यों आया। फिर से सर एक बार ध्यान देना, मैं एक बार फिर से समझा रहा, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए, 6th वाला। सबको मिटा दो एक बार, पूरे पेज को क्लियर कर दो। अब ध्यान दो, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है लास्ट की दो स्टेज में बताओ, दैट इज क्यूमुलेटिव, सॉरी मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये दो स्टेज में हमको समझा दो। हाँ सर, सर आपने सबसे पहले करा इसको मैच्योरिटी माना, क्यों माना, क्योंकि सबसे ज्यादा सेल्स इधर हो रही है। यस सर, और यहाँ लिखा हुआ है वीक्स 31 से 70, मतलब 40 हफ्ते, 40 हफ्ते और पर वीक 1100 सेल्स, तो टोटल में 44,000 सेल्स करूंगा। हाँ सर, मैच्योरिटी में। हाँ सर, अब ये क्यूमुलेटिव सेल्स लिखे, अगर आप दिमाग लगाओगे तो 1 से 10 मतलब पहले 2200 यूनिट बिकेंगे। हाँ सर, पर वीक 220 और 10 हफ्ते। सिमिलरली अगले वीक 5500 यूनिट्स बिकेंगे। यस सर, उसके अगले वीक 8250, क्योंकि ये 10-10 का दिया हुआ है। हाँ सर, अगले 10 वीक में इनका टोटल कर लो, 2200 प्लस 5500 प्लस 8250, 15950 यूनिट्स अभी तक बिक गए। हाँ सर, यहाँ लिखा हुआ भी कि 15950 यूनिट्स तक सेलिंग प्राइस 525 है। बेसिकली 0 to 2200 जब आप बेचोगे तो 750, 2200 से ज्यादा बेचोगे 7,500 तक, तब तक 600, एंड देन 7,700। ठीक है, उसके बाद आपकी सेलिंग प्राइस फिक्स हो जाएगी, इस केस में 15,951 से 59,950 तक 450। और अपने को चाहिए भी कितना, ये टोटल है 15,950 प्लस अगले 44,000, मतलब टोटल सेल्स अपनी यहाँ 59,950 होगी, मतलब पूरे का पूरे सेलिंग प्राइस जो मैच्योरिटी में उनका 450 आएगा। यस सर, अब मैच्योरिटी के एक बार कॉस्ट निकाल लो, समझो 2200 प्लस 13,750, 15,950। हाँ सर, तो पहले 15,950 मतलब आपकी ग्रोथ स्टेज तक का कॉस्टिंग ये दिया हुआ है 375 300। नेक्स्ट 22,000, नेक्स्ट 22 मतलब मैच्योरिटी में जो पहले 22,000 यूनिट है उसका कॉस्ट 225 है, तो बचे कितने सर 22,000, और क्योंकि वहां टोटल 44,000 यूनिट चाहिए थे, उनका कॉस्ट 188 है। हाँ सर, इसके बेसिस पे आप दोनों का कॉस्ट आ गया, इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट निकाल लोगे। सर जो डिक्लाइनिंग स्टेज है उसका बहुत सिंपल है सर, देखिए ये 10 हफ्ते के लिए 880, तो 8800, अगले 6600, 4400, 2200, एंड देन उसके बाद नील दिया हुआ है, मतलब उसके बाद आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया 110 के बाद, तो टोटल 22,000। हाँ सर, अब ये जो 22,000 है 59,951 से ऊपर का है। यस सर, तो इस पे 300 रुपए कॉस्ट आ गया, और आप इसमें
225 रुपीज का कॉस्टिंग कर रहे हो, यस सर। तो 300 माइनस 225 मतलब 75 का प्रॉफिट कमा रहे हो इनटू जो यूनिट्स है। तो आप डिक्लाइनिंग स्टेज में 16,50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो, हाँ सर। और मैच्योरिटी का आपको दोनों का अलग अलग करके निकालना है, यही देखो इंस्टीट्यूट ने क्या, ध्यान दो इधर, ये देखिए, समझा वर्किंग? अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए, ये देखिए, हाँ सर, ठीक है। उसके बेसिस पे दोनों का प्रॉफिट आ गया, थोड़ा दिमाग लगता है लेकिन जम जाए। सिमिलरली डिक्लाइन, यस सर, ये तो हो गई पहली वर्किंग। इंस्टीट्यूट ने इतने से में दिया बट कितना दिमाग लगा इसमें, यस सर। चलिए, अब ये हो गया ये वाला पार्ट, हाँ सर। देन इसके बाद डिस्कस द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्ट अल्फा। अब प्राइसिंग स्ट्रेटेजी देखो, सिंपल है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके लिए आपको वो वाला चैप्टर याद करना, मैं बताऊंगा कौन सा। सबसे पहले ध्यान दो इधर, इनिशियली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। सर इनिशियली प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रखा है, क्या अपन लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं, क्या नहीं, अपन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं। एक और चीज पढ़ाई थी मैंने, स्किमिंग द मिल्क, मिल्क की ऊपर की क्रीमी लेयर निकाल लो। मतलब ही क्या हुआ सर, इनइलास्टिक डिमांड है क्योंकि हाई R&D लगा है, हाई कैपिटल आउटले लगा है। तो स्टार्टिंग में प्राइस की, प्रोडक्ट की प्राइस महंगी करो, लोगों को लगा भाई महंगा प्रोडक्ट है तो प्रीमियम होगा, जो प्रीमियम कस्टमर्स वो बाय कर लेंगे ताकि आपका इनिशियल कैपिटल कॉस्ट खत्म हो। एक बार वो खत्म हो गया कि बाकी का मार्केट कैटर करने के लिए आप प्राइस लो कर सकते हो, वही चीज बोली हुई है, ठीक है। और ये क्यों लगाना है, बिकॉज यार क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है आपने हाई R&D लगाया हुआ है। अब जब भी हाई R&D या जब भी हाई इनिशियल कैपिटल आउटले आता है ना, ऑलवेज रिमेंबर स्किमिंग द मिल्क, स्किमिंग स्ट्रेटेजी लगाना। सर ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा, ICAI नहीं लिखा है, मैंने मेरा दिमाग नहीं लगाया है। तब ऑफकोर्स मैंने आपको समझाया है लेकिन ये ICAI नहीं लिखा हुआ है, भरोसा कर लो, ये देखो, इनिशियली विथ हाई प्राइस टैग स्किमिंग प्राइस, ठीक है, हाँ सर। देन थर्ड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, फाइंड पॉसिबल रीजन चेंजेस इन कॉस्ट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। अरे लाइफ साइकिल के दौरान क्या चेंजेस होगा, प्रोडक्ट बहुत कॉमन हो गया है, फिर उसके अलावा कॉस्ट क्यों कम हुई है, क्योंकि अपन इतने ज्यादा बना रहे तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया है, ये कॉस्ट कम होने का एक कारण है। फिर उसके अलावा लेबर्स ट्रेन हो गए हैं तो ट्रेनिंग जो अपना लर्निंग कर्व है, सिंपल है ये, इसमें तो दिमाग लगाओ, लर्निंग कर्व हो गया। उसके अलावा प्रोडक्ट इतना कॉमन हो गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई है। दूसरा अपन इतने लार्ज स्केल में कर रहे हैं कि जो खर्चा है, जो फिक्स कॉस्ट है वो पर यूनिट कम लग रहा है, तो अपने को ज्यादा प्रोडक्ट बनाने में प्रॉफिट है। बस वही चीजें उधर समझाई दी है, ठीक है, हाँ सर। बट एक चीज ध्यान देना कि भाई जो डिक्लाइनिंग स्टेज में आपको एक एक स्टेज में बताना है, जैसे चारों स्टेज लिखना है, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मैच्योरिटी डिक्लाइन। तो इंट्रोडक्शन में क्या हो रहा है सर, इंट्रोडक्शन में क्योंकि नए हैं, लेबर्स को पता नहीं, इसलिए इंट्रोडक्शन के टाइम थोड़ी प्राइसिंग बढ़ी है। फिर सर ग्रोथ के टाइम कम होना शुरू हो गई है, हाँ सर ग्रोथ के टाइम कम हुई है क्योंकि लेबर्स ट्रेन हो गए, लर्निंग कर्व रेशियो, यस सर। फिर सर उसके बाद मैच्योरिटी में एकदम कम है क्योंकि अपने लेबर्स बेस्ट टाइम पे। सर उसके बाद मैच्योरिटी में देखो और कम हुई है 188, क्योंकि इस टाइम सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सर फिर वापस प्राइसिंग बढ़ गई है क्योंकि इवेंचुअली मैंने बताया ना, टेक्नोलॉजी नई आ गई है, इससे सस्ती टेक्नोलॉजीज मिल रही है, इसीलिए प्राइसिंग बढ़ रही है, लेबर उधर शिफ्ट हो गए। तो चारों स्टेजेस में एक्सप्लेन करना, ठीक है, हाँ सर। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब सर 8 देखो, 8 वाला EMA का है तो एक बार करके देखना, इजी है। बट ये May 22 वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ओवरऑल जनरल के लिए इंपॉर्टेंट है। May 22 वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 8th वाला, तो ये करके देखना, कोई भी डाउट हो तो मेरे को पूछना। अब इसमें ना मैंने बहुत क्विकली रिवाइज भी करवाया, आई नो मैंने डिटेल्स में नहीं गया हूँ 4th चैप्टर के, बट इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स है नहीं जो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने। टारगेट कॉस्टिंग थी तो वो अपन डिटेल में गए हैं, EMA वाला पिछले बार पूछा हुआ है तो मैं प्रॉपर रिवीजन वीडियो तो बनाने वाला हूँ, ये तो मी वालों के लिए स्पेशली बना दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो गए, तो 4th चैप्टर भी अपना कवर होता है। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क मी, मेरा नंबर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 9421503171, ठीक है। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट, आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाएंगे, नो नीड टू वरी, ठीक है, यू विल एस इन योर मे एग्जामिनेशन। ऑल दी बेस्ट, चलो थैंक यू।